टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी आप निश्चित रूप से कर रहे होंगे और आंसर राइटिंग पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि देखिए पीटी तो आपको 10,000 प्री के क्वेश्चन बहुविकल्प भी लगा दो हो जाता है, लेकिन कम से कम 1,000 से लेकर के 1200 के बीच में आपके मेंस के जो प्रश्न हैं वो आपको लिखने होंगे, तब आपका मेंस निकलेगा। भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, विषय वस्तु पर पकड़ होनी चाहिए। मैंने डेली 5 प्रश्न दे रहा हूं और उसमें से एक आज का जो प्रश्न था मैं उसको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने जो कंटेंट है उसको रिच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सा है, मुख्य परीक्षा यूपीपीसीएस और पेपर जो है आपका 5th है, उससे संबंधित ये प्रश्न था। प्रश्न क्या था वो हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश कालीन उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के विकास का वर्णन कीजिए। तो क्या है, ब्रिटिश कालीन उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के विकास का उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिएगा। तो ध्यान रखना, इसमें ब्रिटिश कालीन है तो 19वीं सदी में और अंग्रेजों के समय जो उत्तर प्रदेश में संरचनाएं बनी है उसको आपको लिखना है। लेकिन इसकी भूमिका को आप समझ लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 5th पेपर की बात कर रहे हैं, तो दोआब का जो क्षेत्र है बहुत अंग्रेजों का जहां उन्होंने कब्जा कर लिया था, उसमें जो स्थलीय संरचनाएं बनी है, संरचनात्मक जो इंजीनियरिंग देखने को मिलती है उसको आप जरूर बताएंगे। तो इसकी भूमिका के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 1757 में जो प्लासी का जो युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है और अवध में भी आपका अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो गया। तो मुगल साम्राज्य के पतन और अवध के कमजोर होने से यहाँ पर जो ब्रिटिश का जो प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश को ही लेके बात करूंगा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के लेके बात करूंगा। उसी तरह से आपको अपना आंसर राइटिंग कर लेना है। मैं आपको की पॉइंट बता देता हूं, उसके बाद आप मेंस को लिखिएगा और मेरे जो नंबर है उस पर भेज दीजिएगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा चेक करूंगा, ठीक है। तो प्रश्न आप समझ लीजिएगा, क्या बताया मैंने आपको कि उत्तर भारत में दखल कैसे बढ़ा, प्लासी के युद्ध के बाद, 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात और अवध जो 1856 में कुशासन का जो आरोप लगा करके अंग्रेजों ने इसे कब्जा कर लिया था, इसके बाद उत्तर भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का जो दोआब का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया। तो जब अंग्रेजों के हाथ में आया, चूंकि ब्रिटिश का ये विस्तार था, तो वहां अब जो स्ट्रक्चर बनेंगे, चूंकि वास्तुकला की बात कर रहे हैं ना, तो स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें परिवर्तन आएगा, कुछ शैलियां आएंगी। अंग्रेज आए हैं तो अंग्रेज अपने साथ कुछ शैलियां लेके आएंगे और भारत में, उत्तर भारत में जो शैली पहले से मौजूद थी उन दोनों का मिक्सअप होगा और उत्तर प्रदेश की नई संरचनात्मक शैलियों का विकास होगा, जिस पर यूरोपीय प्रभाव होगा, मुगल का प्रभाव होगा, कुछ हद तक राजपूत शैली का, और क्षेत्रीयता की दृष्टि से अगर हम देखें तो अवध के क्षेत्र का ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि चूंकि अवध का जो क्षेत्र है वो मौर्य काल से ही, गुप्त काल से ही जो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, तो उनके भी जो लक्षण है वो आपको इस शैली में दिखाई देते हैं। तो इस प्रश्न को हम सबसे पहले बांटेंगे प्रस्तावना के रूप में, किस तरह से अंग्रेजों यहाँ पर आए और उनकी क्या जरूरतें थी। तो आप जरूरतों की बात पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, अवध का कमजोर होना और यूरोपियों का बढ़ता हुआ प्रभाव से एक बात तो समझ में आ गई कि अब जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो अंग्रेज अपनी प्रशासकीय संरचना के लिए, अपने स्थिरता और स्थायित्व के लिए, टैक्स के कलेक्शन करने के लिए और जो एक ब्यूरोक्रेसी जो यहाँ पर जो डेवलप कर रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए, आय जो परिवहन के साधन है उनको विकास, उसको ध्यान में रखते हुए ही ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। अर्थात कहने का ये मतलब है कि आप जो धार्मिक जो संरचना हुआ करती थी, विलासता वाली संरचना जो हुआ करती थी अवध के समय, मुगलों के समय, अब वो यहाँ पर नहीं बनेगी। तो सीधा सीधा मतलब है, ब्रिटिश काल बात कर रहे हैं तो 19वीं सदी, कहां पर, 19वीं सदी की संरचनाओं की हम बात कर रहे हैं। तो जब यूरोप अपने साथ में आए तो कितनी शैलियों को लेके आए, इस बात को आपको प्रस्तावना के बाद बताना पड़ेगा। तो पहली कौन सी शैली है, तो शुरुआत देख लेते हैं। सबसे पहली हम बात करें तो जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली अपने साथ जो लाए थे वो आइवेरियन शैली लेके आए, आइवेरियन शैली लेके आए।
ध्यान रखना, मैं सारी शैलियों का आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक या दो ही संरचनाएं हैं जिस पर पुर्तगाली संरचना आइबेरियन शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये मिक्सिंग, चूंकि भारत में जो इंडो यूरोपियन जो शैली विकसित हुई, उसके पीछे वहां की क्षेत्रीय शैलियां, भारत की क्षेत्रीय शैलियां, इन दोनों का मिक्सिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर पुर्तगालियों की वजह से हमारे पे कौन सी आई, आइबेरियन शैली आई है। आइबेरियन शैली की विशेषता ये है कि यहाँ पर ईंटों की या पत्थर की संरचना तो बनेगी, लेकिन यहाँ पर सीढ़ी और प्लस जो रेलिंग है इसमें कास्ट का प्रयोग किया गया है। किसका, कास्ट का प्रयोग किया गया है। ये शैली भी हमें दिखाई देती है, जैसे कि आपका जो घंटाघर है जो रूमी दरवाजा के पास लखनऊ में है, उसमें आइबेरियन शैली का प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही जो अंग्रेज आए यानी ब्रिटिश जो थे, ठीक है, ये अपने साथ विकसित यूरोपीय शैली लेके आए। यूरोपीय शैली में हम बात करें तो सीधे सीधे बात कहिए कि गॉथिक शैली लेके आए। ये जो गॉथिक जो शैली है ये यूरोपीय शैली है, और गॉथिक जो वर्ड है, जो यूरोप में जो पुनर्जागरण का समय चल रहा था, तो वहां के जो लेखक हैं उन्होंने गॉथिक शैली का, वहां की गौथ जनजाति को ध्यान में रखते हुए ये शब्दावली दी थी। आपको उसमें डिस्कशन में ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन ये बात समझनी होगी कि ये क्या थी, यूरोपीय शैली थी, गॉथिक शैली थी। लेकिन गॉथिक शैली भी जब आई तो इसमें भी कई भाग थे। कौन कौन से भाग थे तो हम देख लेते हैं। तो पहली जो इसमें जो शैली थी वो थी विक्टोरियन गॉथिक। कौन सी, विक्टोरियन गॉथिक। मैं भी शैली को डिटेल में बताऊंगा, विक्टोरियन गॉथिक। ठीक है, और दूसरी जो दूसरी जो विक्टोरियन पहली थी विक्टोरियन गॉथिक, और दूसरी थी सौरसैनिक शैली। ठीक है, और तीसरी थी पैलेडियन शैली। ठीक, अब ये जो शैली इतनी तो आई यूरोपीय से, हमें कहां से आए, यूरोप से आई। और भारत में पहले से कौन सी मौजूद थी, वो थी इंडो इस्लामिक। अब इंडो इस्लामिक की बात करें तो यहां पर आपका फारसी प्रभाव, ठीक है, ईरानी जो प्रभाव है, चूंकि जो अवध रहा है वो ईरानी प्रभाव में रहा, क्योंकि अगर सिया थे तो यहां पर फारसी प्रभाव ज्यादा रहा। फारसी प्रभाव आपको यानी मिलेगा यहाँ। साथ ही यहाँ पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ेगा, मुगल शैली का भी है, और यहाँ पर राजपूत शैली की भी झलक आपको दिखाई पड़ जाती है। और प्राचीन काल से जो अवध था और यहाँ के जो स्ट्रक्चर थे उस पर आपका बुद्ध और जो हिंदू संस्कृति है, बौद्ध और हिंदू संस्कृति है, इसकी भी झलक आपको यहाँ मतलब देखने को मिलेगी। अब मैं पूरी इसकी विशेषता बताऊंगा, फिर स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा, वहां से आप अपना आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी शैलियां जो का मिक्सअप हमें उत्तर प्रदेश में और विशेष करके लखनऊ में दिखाई देता है। ठीक है, अब जो ब्रिटिश कालीन जो आपकी शैली थी, ब्रिटिश कालीन जो वास्तुकला शैली है, वास्तुकला जो शैली है, अगर इसकी विशेषताओं की हम बात करें, ठीक है, क्या करें, विशेषताओं की बात करें, तो बहुत गर्मी है, चूंकि मैं एसी नहीं है मेरे यहाँ, तो इस हिसाब से थोड़ा पड़ा रहे। एक मिनट, मेरा रुमाल कहाँ गया, हैंगी। ठीक है, तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ की विशेषताओं से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और मुझे लगता है पूछा जाना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो शैली की जो विशेषताएं हैं, तो पहली बात करेंगे कि यहाँ पर विशाल संरचनाओं का, किसका, विशाल संरचना का और बड़ी इमारतों का निर्माण हुआ। इमारतों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब ये बड़ी संरचना और बड़ी इमारतों का निर्माण हुआ, तो ये एक तो पर्यावरण के अनुकूलन थी, किसके, पर्यावरण अनुकूलन में थी, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर थे वो काफी ऊंचे हुआ करते थे। जैसे आप जीपीओ का हॉल देखेंगे, ठीक है,
तो ये काफी है, मतलब आज के मतलब 30 फुट तक ऊंचा है ये, ठीक है। और उसके बाद ऊपर ये बनाया, तो ये जो हाइट थी ये काफी ज्यादा थी, और यहाँ पर बड़ी बड़ी खिड़कियां भी थी। कारण ये था कि वेंटिलेशन रहे, और जो गर्म हवा होती है कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाती है, ठीक है। तो जो वेंटिलेशन की दृष्टि से, चूंकि यूरोप जो वाले आए थे वो ठंडे प्रदेश के थे, और यहाँ उन्हें वेंटिलेशन को ध्यान में रखना ही था, क्योंकि हमारा जो उत्तर भारत है वो एक तरह से शीतोष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये जो ऊंची बोले तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी है वो खिड़कियां भी यहाँ पर बनाई गई। तो पहले बात था कि विशाल संरचनाएं बनी है, बड़ी इमारत बनी है, और ये पर्यावरण के कैसे है, अनुकूलन बनी है। साथ ही संरचनाएं बड़ी हैं, विशाल है, और क्रियान्वयन की दृष्टि से भी, दूसरा क्या है, क्रियान्वयन की दृष्टि से भी ये क्या है, बड़ी संरचना है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इंडो इस्लामिक जो शैली थी, इंडो इस्लामिक कौन सी, इंडो इस्लामिक शैली, इंडो जो इस्लामिक जो शैली है, इसमें जो दीवारें हुआ करती थी वो क्या होती थी, मोटी होती थी। क्या होती थी, मोटी होती थी। लेकिन इंडो गौथिक शैली में क्या हुआ, इंडो गौथिक शैली, गौथिक शैली में ये जो दीवारें हैं वो क्या हो गई, पतली हो गई हैं। क्या हो गई है, पतली हो गई हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि इंडो इस्लामिक शैली की तुलना में जो इंडो गौथिक शैली की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, पतली हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा है जो पॉइंट था कि पहली बार यहां पर ईंट पत्थर के साथ, ध्यान, ये वो जो मैं बात बता रहा हूं, ये टेक्निकली चीज बता रहा हूं आपको। जब ये आप बात करेंगे, लिखेंगे, तो आपको नंबर आसानी से मिलेगा। ईंट पत्थर गारे के साथ में कंक्रीट का, ठीक है, सीमेंट का और लोहे का प्रयोग भारत में होगा। क्या होगा, कंक्रीट, सीमेंट और लोहे का प्रयोग इमारतों में यहां पर होगा। तो ये जो आपका जो महत्वपूर्ण बात थी मैंने वो आपको बताया। साथ ही जो चौथे नंबर पर यहां पर भित्ति मेहराब, भित्ति मेहराब का प्रयोग होगा, प्लस नुकीली मेहराब का प्रयोग होगा। कौन सी, नुकीली मेहराब। अब मेहराब की बात समझ लीजिए, इसे बोलते हैं डाट। जैसे आपने ये कोई दीवार बनाई है, ठीक है, और दीवार में एक खिड़की बनाई, क्या बनाई, खिड़की है। अब इसके बाद में जो ऊपर जो भित्ति, जो इसकी जो डाट बनाई गई है, इसे हम भित्ति मेहराब कहते हैं। साथ ही अगर कोई गेट बना है, क्या है, गेट बना है, और उसके ऊपर भी ये क्या है, ये मेहराब बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी, मेहराब है। तो यहां पर भित्ति मेहराब और स्तंभ के साथ जो मेहराब है, ये दोनों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। साथ ही बात करें तो यहां पर लाल बलुआ पत्थर, कौन सा, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, प्लस लाखौरी ईंट का निर्माण हुआ है। ध्यान रखना, लाखौरी ईंट का बृहद उसमें प्रयोग हुआ है। तो ये जो शैली है, जो इंजीनियरिंग दृष्टि से मैं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको समझा रहा हूं, इन पॉइंटों का आपके आंसर में होना जरूरी है। दूसरी जो छठवां पॉइंट है, ये 5 पॉइंट वाली, ये छठवां पॉइंट है कि इंजीनियरिंग, सॉरी, संरचनात्मक दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से इंजीनियरिंग मानकों का प्रयोग इसमें किया गया है। मानकों का जो प्रयोग है वो किया गया है, किया गया है। तो ये जो विशेषताएं किसकी हैं, ये आपकी विशेषताएं इंडो यूरोपियन जो गॉथिक शैली है उसकी है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि और कौन कौन सी है। हाँ, एक और है बात है, पॉइंट था जो छूट गया, वो था कि अब बड़ी बड़ी खिड़कियों का, हालांकि मैंने बता दिया होगा, बड़ी बड़ी खिड़कियों का प्रयोग इसमें किया गया है। और साथ में जो विषय वस्तु है, इसकी जो विषय वस्तु है, ठीक है, वो कैसी है, प्रशासनिक जरूरतों पर आधारित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि धार्मिक नहीं है, लेकिन धार्मिक संरचनाएं हैं वो बहुत कम बनी है, वो केवल आपके चर्च तक सीमित रही हैं। इसके अलावा इस शैली में
जो विकास हुआ है, निर्माण हुआ है, तो पुल बने इसमें, विश्वविद्यालय बने इस शैली में, प्रशासनिक भवन बने, क्या बने, प्रशासनिक भवनों का इसमें निर्माण हुआ है, प्लस आपका चर्च का निर्माण हुआ है। तो ये बात समझिएगा, तो पुल, विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन और चर्च और रेलवे स्टेशन, कौन सा, रेलवे स्टेशन, इनों का जो निर्माण है वो इंडो गॉथिक शैली में किया गया है। तो ये आप जो विशेषताएं वाले पार्ट है उसमें आपको लिख देंगे। अब बात आई उदाहरण का, बिना उदाहरण के तो मतलब ही नहीं उस आंसर का। तो उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा लखनऊ। अब लखनऊ में क्या है, देखिए पहला है कि रेलवे चारबाग स्टेशन, कौन सा, चारबाग स्टेशन है, ठीक है, विधानसभा एवं राजभवन, ठीक है, घंटाघर, ठीक, कौन सा, घंटाघर है, और ला मार्टिनियर कॉलेज है, कौन सा है, ला मार्टिनियर कॉलेज है, और मेथोडिस्ट चर्च है, मेथोडिस्ट चर्च आपका है, और सेंट जोसेफ कैथेड्रल, सेंट जोसेफ कैथेड्रल आपका चर्च है। तो देखिए यह प्रमुख आपकी, मैं आपको संरचना बता देता हूं। तो जो चारबाग स्टेशन है, तो चारबाग स्टेशन है, जो देखते हैं तो ये शतरंज के विकास बिसात की तरह दिखाई देता है, और शतरंज के जो बिसात है इसमें इस पर ईरानी प्रभाव है, यानी जो सिया जो लोग थे उन्होंने जो अपना फर्श और जो स्ट्रक्चर बनाए थे वो उस प्रभाव थे। तो यानी चारबाग स्टेशन पर दाना फारसी प्रभाव भी दिखाई देता है, ठीक है, मुगल प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है, और साथ में इसमें राजपूत शैली भी दिखाई देती है, कौन सी, राजपूत शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है, और ये शतरंज की भांति बना है, और गौतिक शैली इसमें है ही है, ठीक है। तो इन चार शैलियों का चारबाग स्टेशन पे है। तो मुगल शैली का मतलब है कि चारबाग पद्धति जो मुगलों ने स्टार्ट की थी उसका यहाँ पर प्रभाव दिखाई पड़ जाता है। विधानसभा भवन और राजभवन की बात करें तो इसमें गौतिक शैली है, कौन सी है, गौतिक शैली का प्रभाव है, और इसके साथ में अवधि क्षेत्र की जो लोकल जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। घंटाघर की हम बात करें तो यहाँ पर आइबेरियन शैली, कौन सा, आइबेरियन शैली जो पुर्तगाल लेके आए थे इसका प्रभाव, और प्लस गौथिक शैली, इन दोनों का संयुक्त प्रभाव आपका दिखाई देता है। और जो लॉ मॉडर्न कॉलेज है, कौन सा, लॉ मॉर्टिनियर कॉलेज है, इस पर पैलेडियन शैली का प्रभाव है, और मेथोडिस्ट जो चर्च है, ठीक है, मेथोडिस्ट चर्च है, और सेंट जोसेफ, ये गौतिक शैली के हो गए, किसके, गौतिक शैली के हो गए। तो देखिए आपको मैं बताऊं आपको इन शैलियों के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन का टच देते हुए आपको चल जाना है। साथ ही अब बात करें प्रयागराज की, उदाहरण है प्रयागराज। तो प्रयागराज में गौतिक शैली पे इंडो गौतिक शैली आप लिखेंगे तो यहां पर देखिए विश्वविद्यालय बना, कौन सा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, और मेमोरियल हॉल बना है वहां योग के लिए, मेमोरियल हॉल, ठीक है, और यहां पर है हाई कोर्ट है, और यहां पर इंडो जो गौतिक शैली है, और प्लस आप समझिएगा इन पर आपका मुगल कालीन भी प्रभाव पड़ता है। तो इन बात को टच करते हुए आपको देखना, ये नहीं लिख देना कि पूरा गौतिक शैली पे, पूरी तरह से गौतिक शैली पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद मेरठ आ जाता है, तो मेरठ के पास एक है सरदाना, कौन सा है, मेरठ के पास है आपका सरदाना है, और यहां पर बेगम समरू चर्च, ये भी गौतिक शैली पे बना हुआ है, मेरठ में है। बरेली की बात कर रहे हैं हम,
ठीक है। तो बरेली में आपका स्टीफन कॉलेज बना है। कौन सा? स्टीफन कॉलेज बना है। और बनारस की हम बात करें तो बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है, किसमें? जो संस्कृत कॉलेज है, ये भी क्या है? गौथिक शैली पर बना है। तो ये जो मैंने उदाहरण बताई आपको, जैसे कानपुर का भी मैं जो चर्च है वो मेथोडिस्ट चर्च है। तो ये जो उदाहरण मैंने आपको बताई है, इनको तो आपको लिखना ही लिखना है। लेकिन ध्यान, विशेषताएं मैंने क्या बताई? नुकीली मेहराब, पर्यावरण के अनुकूलन, ऊंचाई हाइट पर है, नुकीली मेहराब हो गई है, भित्तिदार मेहराब है, स्तंभों के साथ मेहराब है, और संरचनाएं बड़ी बड़ी हैं, और उनका जो क्रियान्वयन है वो भी बड़ा बड़ा है। इन सबको आप अपने आंसर में समेटेंगे। अब बात आई यहां पर एक लखनऊ की शैली का, एक छूट गया लखनऊ की शैली का, वो है विक्टोरियन गॉथिक। विशेष स्पेशल है ये विक्टोरियन गॉथिक, ठीक है। ये छूट गया है, आप उसे कर लेंगे। तो जो विक्टोरियन जो गॉथिक शैली है, इससे लखनऊ का गिरजाघर बना है इस शैली पर, ठीक है। ये आप पता कर लेंगे। अब बात आई इसमें आपका चित्र कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। तो भित्ति मेहराब की बात करें हम पहले, ठीक है। भित्ति मेहराब क्या होती है? तो आप ऐसे ये दीवार बना देंगे, ये खिड़की बनाएंगे यहां इस तरह से, और इसके ऊपर ये मेहराब बना देंगे। और ये की पॉइंट जरूर बनाना है, ये भित्ति मेहराब है, ये जरूर बना देना, ठीक है। भित्ति मेहराब, ठीक है। उसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर ऐसे बना देंगे, ये आपका स्तंभ है, और स्तंभ के ऊपर ये भी है, ये भी मेहराब है आपका। तो दो मेहराब का चित्र आपको जरूर यहाँ पर बनाना चाहिए। और मैंने बताया था कि घंटाघर है, और घंटाघर में गौथिक शैली और आइबेरियन शैली है। ऊंचाई इसकी ज्यादा है, पतला है, ध्यान रखिएगा। और इस घंटाघर में यहाँ पर क्या है? आपकी वो बनी हुई है, और इसके ऊपर ये संरचनाएं हैं, ठीक है। तो इस पर जो घंटाघर है, इस पर किसका शैली का प्रभाव है? गौथिक शैली और प्लस आइबेरियन शैली। कौन सा? आइबेरियन शैली, इसका प्रभाव है। तो इस तरह से आप बना देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण जो संरचना है वो आपकी है वो विधानसभा भवन है, और उसका चित्र आपको जरूर बना के देख लेना चाहिए। जो विधानसभा है, तो विधानसभा में आप देखिए, मैं ये आपको आसानी से बने होने चाहिए, ठीक है। 4 बनाने हैं ऐसे, ठीक है। 4 पे 3 बनाइए और हल्का सा बना दीजिए, और फिर ऐसे ये जितनी ज्यादा बना देंगे, और नॉट इन द डायमेंशनल, क्योंकि आप हम लोग, हालांकि ये बहुत आसानी से बन जाता है। अब देखो, ये है यहाँ पर यह मिला दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर इस तरह से ये, ठीक है, ये है। और यहाँ पर ये छतरी बनी हुई है। क्या बना है? छतरी बनी है। और ये इस तरह से बना हुआ है, ये आपका बौद्ध प्रभाव है। क्या है? बौद्ध प्रभाव इस संरचना पर है। और ये छतरी है, ये गौथिक शैली पे है, ठीक है। वो सॉरी, राजपूत और इंडो इस्लामिक है, ठीक। और यहां से एक खरबूजे के आकार से इसमें संरचनाएं बनी है, और यहाँ पर ये जाली बनी हुई है। क्या है? जाली ये बनी हुई है, ठीक। ये आपका गुंबदाकार है, अर्धचंद्राकार है। ये जो भवन है कैसा? अर्धचंद्राकार है। लेकिन इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर अष्टभुजी भवन मिलेंगे, और प्लस क्या मिलेंगे? स्तंभ मिलेंगे। ये क्या है? ये आपका बौद्ध धर्म का इस पर प्रभाव है, बौद्ध कला का प्रभाव है, ठीक है। और साथ ही यहां पर जो मेन है यहां मिलेगा, और यहां 2 मछलियों वाला चिन्ह जो है वो मिलाई देगा। तो ये अवधि का जो क्षेत्रीय प्रभाव है, जो अवधि का शैली का है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यूरोपियन जो शैली है, वास्तुकला शैली है, वो इंडो यूरोपियन के साथ साथ यहाँ की जो क्षेत्रीय शैली के साथ या कि क्षेत्रीय शैली को मिक्सिंग करके बनाई हुई है। ना तो पूरी तरह से इंडियन है, ना ये पूरी तरह से यूरोपियन है। इसे इंडो यूरोपियन या इंडो गॉथिक शैली जरूर कहा जा सकता है। तो
ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट को ध्यान में रख करके आप आंसर का डिजाइन करिएगा। और मैंने इसका मॉडल जो आंसर है वो लिख करके ग्रुप में डाल दिया है। चूंकि यहाँ पर वो टू द पॉइंट मैं नहीं लिख पाता, केवल मैंने पॉइंट पॉइंट इसमें समझाए हैं, लेकिन इसका जो ड्राफ्ट है वो मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया है। वहां से आप देख करके समझ सकते हैं कि मैंने इन की पॉइंट का कैसे लेखन में प्रयोग किया है, उत्तर कैसे मैंने लिखा है, आंसर राइट कैसे किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा। और मैं ऐसे कंटेंट लगातार दे रहा हूं, और 5 प्रश्न पर डे देता हूं, और 5 प्रश्नों को आपको लिख करके देना है। पीडीएफ फॉर्मेट पर है, और 8 बजे तक आप दे देंगे तो कॉपी चेक हो जाएगी। 8 बजे के रात को 8 बजे के बाद देंगे तो कॉपी चेक नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।